बीएल कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्वरों का विभाजन। स्वरों के विभाजन में हम लोग स्वरों को देखे थे कि कई प्रकार से स्वरों का विभाजन हम लोगों ने किए थे। आज की वीडियो हम लोगों ने व्यंजन की बात करेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, और भी व्यंजन से संबंधित जो है मुख्य बातों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, और भी बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को आप लोग नया पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम लोग व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे पहला कि व्यंजन किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम लोगों का यही जिज्ञासा रहती है कि व्यंजन किसे कहते हैं, है ना। तो व्यंजन की जो परिभाषा है, हम लोग प्राचीन काल से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि व्यंजन जो है स्वरों से मिल के बनता है ना। यानी कि स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं, है ना। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और जो है व्यंजन का जो उच्चारण होता है वह मुख्य रूप से रुक के होता है ना। व्यंजन का क्या होता है, व्यंजन का मुख्य रूप से उच्चारण जो होता है रुक के होता है। और क्या होता है, व्यंजन की जो है मात्रा जो है आधी होती है। ठीक, क्लियर है। यानी कि बिना स्वरों के हम लोग व्यंजन का उच्चारण करना हम लोग संभव नहीं है कि हम लोग बिना स्वरों के जो है बिना स्वरों का जो है व्यंजन का उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते। यही सारी बातें हम लोग मुख्य रूप से लिखेंगे। यानी कि अगर हम लोग व्यंजन की बात करें तो व्यंजन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को, यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, है ना। व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़े, है ना, बिना स्वर के हम लोग व्यंजन का उच्चारण तक नहीं कर सकते, है ना। तो यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण जिन व्यंजनों का उच्चारण हम लोग स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, जो व्यंजनों का उच्चारण होता है, व्यंजन का उच्चारण जो होता है, उच्चारण रुक के किया जाता है ना, रुक कर किया जाता है, और स्वरों का जो उच्चारण होता है वो फ्लुएंटली किया जाता है, लगातार किया जाता है। इतना क्लियर समझ में आया। यानी कि व्यंजन का जो उच्चारण है, अगर देखा जाए महत्वपूर्ण दृष्टि से कि व्यंजन का उच्चारण किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो व्यंजनों का उच्चारण जो है हमेशा रुक के किया जाता है ना। और यह जो व्यंजन है क्या है, ये वर्ण जो है, जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से व्यंजन वर्ण आधी मात्रा वाले होते हैं, मात्रा वाले वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, है ना। यानी कि ऐसे वर्ण जिनकी आधी मात्राएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। हम बताएं ना, बिना स्वरों की सहायता से हम लोग
चौथा पॉइंट अगर हम लोग लिखेंगे तो बिना स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण करना संभव नहीं है ना। तो बिना स्वरों की सहायता के बिना स्वरों की सहायता से स्वरों का उच्चारण असंभव है। यानी कि अगर स्वर नहीं है तो उनका उच्चारण हम मुख्य रूप से कर ही नहीं पाएंगे। कहने के लिए तो बोलते ना क ख ग ऐसे करके, लेकिन वास्तव में इनका जो है बिना स्वरों का उच्चारण करना संभव नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए स्वतंत्र स्वर की बात करें, यानी कि स्वतंत्र व्यंजन की बात करें अगर हम, व्यंजन, तो स्वतंत्र जो व्यंजन होंगे ये क्या होंगे, मुख्य रूप से ऐसे होंगे, यानी कि क हुआ, ख हुआ, घ हुआ, ये ऐसे होंगे ना स्वतंत्र व्यंजन। यानी कि स्वतंत्र जो व्यंजन होंगे कुछ ऐसे ही होंगे। लेकिन स्वर युक्त व्यंजन कैसे होंगे, यानी कि अगर हम स्वर युक्त व्यंजन की बात करें, स्वर युक्त व्यंजन, तो वो कैसे होंगे, वो होंगे जैसे मान लीजिए क है तो क में प्लस अ मिलता है तब जाके क्या बनता है, क। यानी कि यह जो है स्वर युक्त व्यंजन है ना। इसी प्रकार से अगर हम ख की बात करें तो ख प्लस अ मिलके क्या बनता है, ख। तो यह जो वर्ण है वह स्वर युक्त व्यंजन है। क्लियर सबको, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है ना। तो क्या है व्यंजन ऐसे कर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन, तो हिंदी वर्णमाला में जो है मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है ना। यानी कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 33 है। लेकिन हमने बताया था कि इसमें 2 और ऐड कर दिया गया है ना, यानी कि जो अढ़ और अढ़ होते हैं इनको भी सम्मिलित करके, यानी कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी कर दिया गया है, 35। अगर ऑप्शन में 33 रहे तो 33 लगाएंगे, अगर 33 और 35 दोनों रहे तो 35 लगाएंगे। ठीक है। इनको देने वाले कौन हैं, डॉक्टर आर्येंद्र शर्मा। ढ को देने वाले, इसको ऐड करके जोड़ के व्यंजनों की संख्या बताने वाले कौन है, ये है डॉक्टर आर्येंद्र शर्मा। इन्होंने बताया कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 35 है ना। अब मुख्य रूप से आप लोग 33 जानते ही हैं, इतना क्लियर है सबको। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, तो हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं कि व्यंजनों का विभाजन। ठीक है, व्यंजन के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि व्यंजन कुल मिलाकर कितने होते हैं, बता भी दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि व्यंजन जो है कितने प्रकार से किए जाते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मेरी स्पीड स्लो है क्या, यानी कि पढ़ाने का जो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत स्लो पढ़ा दे रहे हैं और समय ज़्यादा ले रहे हैं, है ना। तो अगर ज़्यादा समय रहेगा तो हम बहुत जल्दी भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं ना कि धीरे धीरे पढ़ें, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं याद हो जाएंगी। और जल्दबाजी में अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो भूल सकते हैं, है ना। तो हो सकता है मुझसे भी कुछ छूट जाए। तो व्यंजन जो है मुख्य रूप से व्यंजनों का जो विभाजन, यानी कि मुख्य रूप से व्यंजन के भेद कितने होते हैं। पहला हम लोग जानेंगे व्यंजनों का मुख्य रूप से हम लोग 3 प्रकार से विभाजन करेंगे, है ना, कि व्यंजन मुख्य रूप से कितने प्रकार से होते हैं, है ना। तो
पहला जो होता है स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या फिर स्फोटात्मक ध्वनियाँ। तो हम लोग लिखेंगे पहला जो है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन। इसको और किस नाम से जानते हैं? वर्गीय व्यंजन के नाम से, है ना, वर्गीय, वर्गीय व्यंजन। और एक और नाम से जानते हैं स्फोटात्मक, स्फोटात्मक ध्वनि। इसको एक और नाम से जानते हैं स्फोटात्मक ध्वनि, और भी इसको एक नाम से जानते हैं स्पृष्ट व्यंजन, यानी कि स्पृष्ट व्यंजन। इतने नामों से व्यंजन को स्पर्श व्यंजन वाले वर्णों को जानते हैं। ठीक है। दूसरा विभाजन अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, यानी कि अंतस्थ व्यंजन, है ना। अंतस्थ व्यंजन दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा। और तीसरा जो है ऊष्म व्यंजन, है ना, ऊष्म व्यंजन। मेरी हैंडराइटिंग व्हाइट बोर्ड पे हमको लगता है अब धीरे धीरे सुधर गई है। हाँ, प्राथमिक दो तीन वीडियो में आप लोग देखेंगे तो बहुत गंदी हैंडराइटिंग जा रही थी, लेकिन क्लियर है कि अब धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं, क्योंकि आदत छूट गई थी ना। अब देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में वे व्यंजन आते हैं, यानी कि वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनको जो मुख के विभिन्न अवयव होते हैं, यानी कि जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, इन सब को स्पर्श करके छूने वाली ध्वनियों को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। यानी कि वे व्यंजन का वे ऐसे व्यंजन आते हैं जिनका उच्चारण जो है मुख के विभिन्न अवयवों को टच कर, जो मेरी जिह्वा होती है वो विभिन्न अवयवों को टच करती है, यानी कि कंठ हुआ, ताल हुआ, मूर्धा हुआ या फिर दंत हुआ, इन सबको स्पर्श करती है। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन ना। तो लिखेंगे परिभाषा, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ जो है मुख के विभिन्न अवयवों का मतलब समझ रहे हैं ना? दंत हुआ, ताल हुआ, मूर्धा हुआ, कंठ हुआ आदि को स्पर्श करती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। इतना क्लियर हुआ? यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में हमारी जो जिह्वा है मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करती है या फिर टच करती है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए यह जो है क से लेके म तक के वर्ण जो हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। क से लेके म तक के वर्ण को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसको वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए यह क वर्ग हुआ, यह ट वर्ग। क वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, ङ, है ना, च, छ, ज, झ, ञ। तो ऐसे क, च, ट, त, प, व
ऐसे करके ये जो प्रथम वर्ण है उन्हीं के वर्ग के नाम से पूरा संपूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है। यानी कि जैसे अगर हमको बोलना है क वर्ग, तो क वर्ग का मतलब क वर्ग ही नहीं, क ही नहीं, सिर्फ क के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं जैसे क ख ग घ, तो यह क वर्ग हो गया। च वर्ग का मतलब च छ ज ज ये। ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ। यानी कि वर्ग जो हैं, यानी कुल मिलाकर कितने वर्ग होंगे? क च ट थ प। यानी कि यह हो गया वर्ग। यानी कि अगर हम वर्गों की संख्या की बात करें तो वर्गों की कुल संख्या कितनी होगी? 5। लेकिन अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात करें तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना हो गया? 25। क्लियर? यानी कि क से लेके म तक की ध्वनियों को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहेंगे। और वर्ग की बात करें तो वर्ग कितने होंगे? 5 होंगे। इतना क्लियर है? यानी कि अगर एग्जाम में आता है तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 25। यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25। लेकिन वर्ग की संख्या पूछा जाए, वर्ग है ना, यानी कि अगर वर्ग की संख्या पूछा जाए, वर्ग की संख्या, तो वर्ग की संख्या कितना हो गया? 5, है ना। अगर पूछा जाए वर्णमाला में वर्ग की कुल संख्या कितनी है तो आप लोग बताएंगे 5। लेकिन अगर पूछा जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है तो कितना बताएंगे? 25। और पूछा जाए घुमा के थोड़ा, स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ण आते हैं? कुल कितने वर्ण आते हैं? तब भी लगाएंगे आप लोग 25। क्लियर? अगर वर्ग की संख्या, ध्यान रहे वर्ग की संख्या कहता है तो वहाँ आप लोग लगाएंगे 5। लेकिन स्पर्श व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजनों में वर्णों की कुल संख्या तब आप लोग लगाएंगे 25। इतना क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन, है ना। अंतस्थ व्यंजन की हम बात करेंगे कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। क्लियर? इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे ईषत् स्पृष्ट के नाम से भी जानते हैं। ईषत् स्पृष्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य सा होता है। यानी कि इनका उच्चारण इनका उच्चारण जो है स्वरों व व्यंजन के मध्य सा होता है। यानी कि मध्य की ध्वनि होती है, मध्य सा होता है, इसीलिए हम लोग इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर? अंतस्थ व्यंजन में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, है ना। य, र, ल, व। और इनकी संख्या की बात करें तो अगर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यानी कि अगर संख्या की बात करें तो इसका जो है 4 वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजनों में अंतस्थ वर्ण कितने होंगे? 4 होंगे। कितना क्लियर? उसमें व्यंजन को एक और नाम से जाना जाता है, इससे ईषत् विवृत के नाम से जाना जाता है। ईषत् विवृत के नाम से जानते हैं, है ना। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे? उसमें से ही पता चल रहा है कि ऐसे वर्णों का उच्चारण जिसमें जो है वो रगड़ खाकर जो है ध्वनियाँ बाहर निकलती हैं, यानी कि ऊष्मा खाकर जो ध्वनियाँ बाहर निकलती हैं, उन जिनका उच्चारण करने में
हमारी जो जिह्वा है वो रगड़ खा के ऊष्मा उत्पन्न करती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं ना। यानी कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में जीभ रगड़ खाकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऐसी ध्वनियों को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, है ना। क्लियर है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण जो हैं, वर्णों की संख्या श, ख, श और ह होता है। यानी कि अगर संख्या की बात करें, उसमें व्यंजनों की कुल कितनी संख्या होती हैं, 4 होती हैं, है ना। यानी उसमें व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 4। श, ख, श और ह। ये रहे वर्ण के मुख्य रूप से विभाजन, ठीक। और एक और होता है, एक मिनट, एक व्यंजन और होता है, यह तो हो गया मुख्य रूप से, यानी कि पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा। एक व्यंजन और चौथा व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, है ना। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है, ऐसे व्यंजन जो दो वर्णों के संयुक्त रूप से मिलने से बनता है, संयुक्त रूप से मिलने से बनता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे, है ना। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो हैं, जिसे मान लीजिए छ का निर्माण कैसे होगा, क प्लस श से होता है, छ, त्र, त प्लस र से होता है। ज्ञ की बात करें हम तो ज्य प्लस ञ से मिलकर बनता है। और स की बात करें, स्र, है ना, स्र, तो यह बनेगा श प्लस र से मिलकर बनता है ना। यह जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों को हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। यानी संयुक्त व्यंजन की अगर हम लोग संख्या की बात करें तो संयुक्त व्यंजन की संख्या जो होती है 4 होती है। इतना क्लियर है? तो यह रहा मुख्य रूप से व्यंजन। यानी कि अगर व्यंजन की बात करें तो ये मुख्य रूप से यह 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, है ना। तो एक चीज़ और बताना भूल गए, यह जो 5 वर्ग हैं, यानी कि इनको कु, चु, टू, पू, इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं ना, उदित वर्ण भी कहते हैं। कु का मतलब होता है पूरा क वर्ग, क ख ग घ। जब भी हम वर्ग की बात करें, जैसे जब भी हम वर्ग की बात करें, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग,
तो यानी कि इसका ये मतलब हुआ क वर्ग का मतलब क वर्ग के जितने भी वर्ण अंदर जिसके जितने अंतर्गत आते हैं, जैसे क ख ग घ। च वर्ग की अगर हम बात करें तो च छ ज झ ये। ट वर्ग तो ट ठ। मतलब जब भी हम वर्गों की बात करें तब आप लोग समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए हम कहें क वर्ग, तो क वर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ अंग। च वर्ग की बात करें हम तो च छ ज झ इ। ट वर्ग की बात करें तो ट ठ ड अण। त वर्ग की तो ऐसे करके जब भी हम वर्गों की बात करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे उसके अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण होते हैं। ठीक है, यह रहा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितना है? 4 होता है। ये स्पर्श व्यंजन, इसको वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है, स्फोटात्मक ध्वनियों के नाम से जाना जाता है और स्पष्ट व्यंजन के नाम से जाना जाता है। क्लियर इतना? अब हम लोग बात करेंगे एक और चीज़, एक विशिष्ट व्यंजन की ही बात कर लें, है ना। विशिष्ट व्यंजन जो जोड़ा गया है, विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन यह जो है यह इस प्रकार से कुछ लिखा जाने वाला वर्ण है। मैंने बताया था ना कि यह तमिल, तेलुगु या राजस्थानी, हरियाणी भाषाओं में इसका अधिकांश से उपयोग होता है। और एक होता है जिह्वा मूली वर्ण, है ना। जिह्वा मूली वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? मुख्य रूप से जिह्वा मूली वर्ण। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क, ख और ग वर्ण आते हैं। मुख्य रूप से 3 वर्ण आते हैं, यानी कि क, यहाँ ये, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जो यहाँ बिंदी लगा रहती है इसे हम लोग बोलते हैं नुक्ता, है ना। यह मुख्य रूप से अरबी फारसी भाषाओं से आता है नुक्ता। इसे बोलेंगे क, ख, ग, है ना। यह जिह्वा मूली वर्ण है ना। अभी आगे चल के बताएंगे कि आगत ध्वनियाँ जो हैं, जो अरबी फारसी से आई हैं, क, ख, ग, ज, फ, इन सबको उच्चारण करने में जिह्वा जो होती है थोड़ी सी रगड़ खाती है और इनके लगने से इसका अर्थ भी बदल जाता है ना। आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे। और एक होती है दंत। देखिए यहाँ लिख दें, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए मिटा के यहाँ लिख देते हैं। जो होता है दंत, क्या होता है? अरे मिटा, वत्सरे। अरे यार क्या लिख दे रहे हैं, है ना। वत्सर मतलब होता है मसूड़ा, मसूड़ा, यानी कि इसके दंत और प्लस वत्स कि इसके अंतर्गत एकमात्र वर्ण आता है न। इसका उच्चारण जो होता है नासिका से, मुख्य रूप से इसका उच्चारण जो होता है नासिका से ही होता है ना। और इसे क्या बोला जाता है? इसे मुख्य रूप से ल बोला जाता है। यह ल की तरह ध्वनियाँ उत्पन्न करती है ना। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे उच्चारण के दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, मिटाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये सारी चीज़ें कहनी नहीं चाहिए, कहनी नहीं पढ़नी चाहिए। ये सब आप लोगों का दायित्व तो होना चाहिए कि सारी चीज़ें आप लोग खुद ब खुद कर दें। ठीक है, कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता। आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा होगा और सुनाई भी दे रहा होगा, है ना। तो किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन अगर रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लिया कीजिए, हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक, कोई भी कन्फ्यूजन रहे किसी भी प्रकार से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन का भेद, यानी कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के क्या लिख दे रहे हैं, व्यंजन के दो भेद होते हैं ना, दो भेद होते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी है, 2 होती है। यानी कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 2 है। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है, मेरी रेखा जो है सीधी नहीं हो रही है, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को हम लोग पहला जो होता है स्थान के आधार पर, यानी कि व्यंजनों के स्थान के आधार पर व्यंजन, यानी कि इनके उच्चारण करने में कहाँ से ये व्यंजन किस स्थान से उच्चारित होते हैं। और दूसरे की हम बात करें तो दूसरा जो था प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन है ना। यानी कि उच्चारण की दृष्टि से, यानी कि कोई भी ध्वनि है किस स्थान से उच्चारित होती है उसके आधार पे, और उन ध्वनियों को उच्चारित करने के लिए किस प्रकार का प्रयत्न हमको करना पड़ रहा तो इसलिए प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे इसको याद करने के लिए कि कौन सा वर्ण किस तरीके से कहाँ से उच्चारित होता है। उसके लिए हमारे पास एक महत्वपूर्ण सूत्र कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, जो भी आप समझिए उसको कह लीजिए। तो पहला है, अभी आप लोगों को 5-10 मिनट में सारा वर्ण याद हो जाएगा। पहला, इसको आप लोग लिखिएगा सूत्र कि कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं, यह हो गया सूत्र। पहला वर्ण लिखेंगे अकुह, अकुह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जन नाम कंठ। यानी कि अभी हम स्थान के आधार पर विभाजन कर रहे हैं ना, न कि प्रयत्न के आधार पर। तो स्थान के आधार पर पहला जो है इसको याद कर लेंगे, बोलेंगे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ऐसे बोलेंगे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। 1-2 बार बोलेंगे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब देखिए अच्छा एक चीज़ और लिख देते हैं, उच्चारण स्थान, इसको मिटा दें क्या हम, उच्चारण स्थान, इसको हम लोग ऐसे घेर दे रहे हैं, उच्चारण स्थान, और दूसरा उच्चारण स्थान का नाम, है ना, यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा, उच्चारण स्थान का नाम, उच्चारण स्थान का नाम। अच्छा देखिए, दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा। देखिए, अब देखिए अगर कोई वर्ण पूछा जाए कि कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चारित होता है, तो हम लोग बताएंगे यह होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ का मतलब होता है कु का हम बताए हैं, जब भी कु चू टू तू पू आए तो कु का मतलब हो गया क वर्ग, अ का मतलब अ और आ हो गया, कु का मतलब हो गया, यहाँ कु का मतलब क ख ग घ, यह हो गया विसर्जनीय नाम, है ना। और अक्कू है ना, ह भी है, तो ये ह भी हो गया, और क्या हो गया विसर्ग, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे विसर्ग।
अगर कोई पूछ दे कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो अकु विसर्जन नाम से उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ। और उच्चारण स्थान का नाम क्या हो जाएगा, कंठ है। इसका क्या हो जाएगा, कंठ ध्वनिया, सॉरी कंठ, है ना। समझ में, उच्चारण स्थान अगर पूछे तो कंठ, उच्चारण स्थान का नाम पूछे तो कंठ होगा, है ना। ऐसे देखिए कंफ्यूज कर सकता है कि उच्चारण स्थान कंठ और उच्चारण स्थान का नाम कंठ है, ठीक है। अब देखिए अगर पूछ दिया जाए कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ अगर याद कर लेते हैं तो ह का अकुह, मतलब ह आता है तो ह में कौन से कंठ होता है। आ का पूछ अगर लिया जाए कि आ का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो आप बताएंगे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। आ आता है वो किस में आता है, कंठ। यह उच्चारण स्थान का नाम, और ये उच्चारण स्थान है कि यह कहाँ से उच्चरित होता है और उसका क्या नाम होता है, यह है कंठ। इतना क्लियर। दूसरा जो सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। दूसरा है इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम, इचु यशा नाम, यशा नाम, इचु यशा नाम ताल, यानी कि इचु यशा नाम क्या हो जाएगा, तालु। अब आप लोग समझ गए होंगे। ई का मतलब चाहे छोटी ही हो या फिर बड़ी ही हो। चू का मतलब च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ, य। अच्छा एक चीज़ हम यहाँ छोड़ दी ना, क ख ग न, सॉरी कहाँ हमसे गलत हो रहा, न और ह, ठीक। ई का मतलब छोटी और बड़ी, चू का मतलब च, छ, ज, ज, य। अकुह विसर्जनीय नाम इचु यशा नाम। अब ये हो गया य और हो गया श, है ना। इतना सबको समझ में आया। इचु यशा नाम ताल, यानी कि अच्छा सॉरी एक चीज़ गलती, यह हो गया था, हम कहीं कहाँ से वो लिख दी, ठीक। अब देखिए इसमें एक वर्ण और अभी आ जाएगा। इसमें जो ज होता है, ज इसे बोला जाता है ज, यह होता है ज। यह भी, इसका भी उच्चारण कहाँ से होगा, तालु से होगा। यानी कि इसका उच्चारण कहाँ से होगा, तालु से होगा, है ना। तो इसका उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा, तालव्य, तालव्य। यानी कि अगर हम पूछ लें कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो तालु, और उच्चारण स्थान का नाम तालव्य। अगर पूछ लिया जाए छ का उच्चारण स्थान, तालु, उच्चारण स्थान का नाम तालव्य। च का पूछ लिया जाए, च का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु, उच्चारण स्थान का नाम पूछ लिया जाए तो तालव्य। इसी प्रकार से ई का पूछ लिया जाए, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, उच्चारण स्थान का नाम पूछ लिया जाए तो तालव्य। इतना सबको समझ में आया। यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जो ताल से उत्पन्न होती हैं उन्हें ताल ध्वनियाँ कहते हैं, है ना। अब तीसरा है लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंता, यानी कि लृतु लसानाम दंता। तो यह हो गया लृ, तु वर्ग का मतलब त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, न। लृतु लसानाम दंता। और क्या हो जाएगा, श। यानी कि लृतु लशा नाम दंता। तो ऐसी ध्वनियाँ जो दंत से उच्चरित हो, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत, है ना। इसका उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा, दंत्य। एक मिनट थोड़ा सा मिटा दें।
इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत्य। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी कि ऋतु लशा नाम दंता, ऋतु लशा नाम दंता यानी कि लि। और देखिए यह जो ध्वनियाँ होती है यह संस्कृत में इसका उपयोग होता है, संस्कृत में इसे बोला जाता है विलुप्त ध्वनियाँ। हिंदी की विलुप्त ध्वनियाँ के नाम से अगर कोई प्रश्न आ जाए तो इसे ही बोला जाता है लृ को। लृ जो है हिंदी से क्या हो गई है, विलुप्त हो गई, यह संस्कृत में। पहला अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, दूसरा इचु यशा नाम ताल, तीसरा ऋतु लशा नाम दंता। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चौथा जो आता है उपु पद्यमानीय, उपु जो हो जाएगा उपु पद्यमानी या नाम, उपु पद्यमानिया नाम, उपु पद्यमानिया नाम ओष्ठव, इसे मिटा देते हैं, ओष्ठव यहाँ इसको लिख देते हैं संस्कृत में। देखिए उपु पद्यमानिया नाम ओष्ठव, इतना सबको क्लियर हुआ। अब देखिए इसके अंतर्गत ध्वनियाँ कौन कौन से आएंगी, छोटा उ बड़ा उ। पु का मतलब प वर्ग, प फ ब भ म, प फ ब भ म। यह जो है इनका उच्चारण जो होगा कहाँ से होगा, ओष्ठ से होगा। यानी कि इसका उच्चारण कहाँ से होगा, ओष्ठ से। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा ना, ओष्ठ है। यानी कि यह हो जाएगा ओष्ठ ध्वनियाँ। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए एक बार चारों को याद करवाते हैं। बोलिएगा पहला अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु। इसको कैसे याद करेंगे, पहले इचु यशा नाम तालु, अब इसको बोलेंगे ऋतु लशा नाम दंता, उपु पद्यमानिया नाम ओष्ठव, है ना। ऐसे करके याद करेंगे तो यार उ का मतलब छोटा उ बड़ा उ, पु का मतलब प वर्ग, और इन सब का उच्चारण कहाँ से होगा, ओष्ठ से। ऋतु लशा नाम दंता यानी कि ऋ और ल। एक मिनट थोड़ा सा एक दीजिएगा, पानी पी लें। कितना सबको समझ में आया। अब पांचवा जो है यंगमणनम नासिका च, यानी कि य म ङ न म, नासिका। यानी कि य म अंग ड़ न म, यानी कि इसका उच्चारण य का मतलब हो गया य, म का मतलब हो गया म, अंग ड़ न म। यह पांचवा हिंदी में इसको कैसे लिखा जाता, अंग य ड़ न म। यानी कि यह जो ध्वनियाँ हैं मुख्य रूप से इनका जो उच्चारण होता है कहाँ से, नासिका से। यानी कि यह जो उच्चारित होती हैं, यह जो इनका उच्चारण होता है नासिका, और इनका उच्चारण था नासिक, नासिक ध्वनियाँ हो जाएंगी। ठीक, यानी कि पांचवा इया म ऐसे बोलेंगे, इया म अंग ड़ न म, बोलेंगे इया म अंग ड़ न म। पहला उपपद्यमानिया नाम ओष्ठव, बोलेंगे उपपद्यमानिया नाम ओष्ठव, ऋतु लशा नाम दंत। एक चीज़ यहाँ छूट गया, यहाँ एक और वर्ण आएगा ल। लि का मतलब लि और ल, तु का मतलब त वर्ग, ल यहाँ लिख दिए, और त का मतलब तथा न,
और श का मतलब श। समझ में आया? अगर पूछा जाए कि श जो है यह कौन सा श है, तो यह हो जाएगा दंत श, है ना। यहाँ पूछा जाए स, तो यह कौन सा स है, तालव्य श, है ना। आगे चल के मूर्धन्य श पढ़ा जाए। अब पढ़ेंगे एदैतो कंठ ताल। छठवां जो हो जाएगा ए दैतो कंठ ताल, है ना। यानी कि एदैतो क्या हो जाएगा, कंठ ताल। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण ए हो जाएगा और ए हो जाएगा। अब इसको कंठ ताल क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अ प्लस ई से मिलके बनता है। अकु विसर्जन नाम कंठ से कंठ हो जाएगा, इचु यसा नाम तालु से ताल हो जाएगा। यानी कि यह कंठ प्लस तालु से मिलके बनता है, इसीलिए इसे बोलते हैं कंठ ताल, है ना। सब इसका भी ऐसे निर्माण होता है। इसे बोलेंगे एदैतो कंठ ताल, तो इसे क्या बोला जाएगा, कंठ तालु ध्वनि। कंठ ताल, यह हो जाएगा कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। क्लियर? इतना सबको अभी हम इसको फिर से दोहराएंगे। एदैतो कंठ ताल, ए और ए। एदैतो का मतलब ए कंठ ताल का मतलब कंठ तालव्य ध्वनि। इतना क्लियर है। अब देखिए कि उदैतो कंठोष्ठ, सातवां जो है वो हो जाएगा ओ दौतो कंठ ओष्ठ। कंठ क्या हो जाएगा, एदैतो कंठ ओष्ठम, ओष्ठम, है ना। तो यह हो जाएगा ओ और औ। कहाँ लिखें, यहाँ ऐसे करके लिखें, ओ और औ। यह हो जाएगा कंठ ओष्ठ, यानी कि कंठ 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 ओष्ठ। क्या लिखेंगे, कंठ ओष्ठ। यह हो जाएगा कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ ध्वनियाँ। इतना सबको समझ में आया। कंठ ओष्ठ है ध्वनियाँ, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके थोड़ा अच्छा लगेगा। कंठ ओष्ठ है ध्वनियाँ, है ना। अब बोला गया उदैतो कंठ ओष्ठम, यानी कि ओ और अ हो गया। इससे एदैतो से ए और ए हो गया। यंगमणनम नासिका च, यानी कि यंगड़नम नासिका की ध्वनियाँ हो गई, यानी कि इनका उच्चारण जो होता है नाक से होता है। उपपद्यमानिया नाम ओष्ठ, यानी कि उ वर्ण और प वर्ग के जितने वर्ण यह कहाँ से होंगे, ओष्ठ से होंगे। लितु लसा नाम दंता, यानी कि लि ल और त वर्ग और श यह सब दंत से होंगे। इचु यसा नाम ताल, ई और च वर्ग और बड़ा श जो होगा वह ताल ध्वनियाँ होंगी, यानी कि तालव्य ध्वनियाँ होंगी। इतना सबको समझ में आया? बोलिए, सबको समझ में आया? एक चीज़ और छूट गया, ऋतु रसाणाम मूर्धा। यहाँ दिखेगा क्या, दिखेगा? थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको ना। यह उच्चारण के आधार पे जो वर्णों का विभाजन है, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहीं से मिटा देंगे, नहीं तो पता चलेगा हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। एक होता है 7 तक हो गया, 8वां शायद यह होगा ऋतु रसाणाम मूर्धा ना, ऋतु रसाणाम,
राम, ऋतु रसाणाम, ऋतु, अरे क्या लिख दे रहे हैं, ऋतु रसाणाम या फिर ऋतु रसाणाम मूर्धा, है ना। तो री सी हो जाता है, ऋषि ऋषि, ट से ट, ट ठ ड ढ ड़, और एक हो जाता है मूर्धा, यानी मूर्धन निश्चय, है ना। यानी इनका ऋतु रसाणाम से याद करें, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि इनका उच्चारण हो जाएगा मूर्धा, मूर्धा, और उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धन्य, मूर्धन्य, है ना, मूर्धन्य। पूछा जाए कि स यह क्या है, तो ये मूर्धा है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा मूर्धन्य। ट का उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा मूर्धा, लेकिन उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए तो उच्चारण स्थान का नाम जो हो जाएगा मूर्धन्य। री का इसी प्रकार से। अब बचता वकारास्त दंतोष्ठम, यानी कि नवा जो है वकारस्य दंतोष्ठ, दंतोष्ठ यानी कि दंत प्लस ओष्ठ से मिलता है, यानी कि यह जो है व वर्ण जो है इसका उच्चारण दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, तो इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, दंतेश्वर। इतना सबको समझ में है। यानी कि यह हो गया ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि री और ट वर्ग और मूर्धन्य श, इसका उच्चारण हो जाएगा मूर्धा या फिर मूर्धन्य। वकारास्त दंतोष्ठम, यानी कि वकारास्त दंतोष्ठम का मतलब हो गया, यानी कि व वर्ण हो जाएगा, ऐसा वर्ण है जिसका दंत प्लस ओष्ठ से, यानी कि इसका उच्चारण जो पूछा जाएगा तो यह दंत प्लस ओष्ठ से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे दंत ओष्ठ बोला जाता है ना। दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ से इसका निर्माण होता है। इतना सबको क्लियर है, इतना सबको क्लियर है, इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यह रहा उच्चारण स्थान के आधार पे वर्णों का विभाजन, है ना। तो आगे का सेशन, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ये सेशन हम लोग यहीं रोकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है, धन्यवाद।